Hi everyone, this is Kumar Sanju sir, and once again I want to welcome you all. In my today's session, in this session we are going to discuss about neoclassical ease and whatever the stages of neoclassical ease has been given. We are also going to discuss all those stages in a very detailed manners. As you know, this is the fourth lecture of history of English literature, and it is well known to us that history of English literature plays a vital role in all kind of exam, whether it is TGT, LT, PGT, GIC, and even UGC NET. So if you are a students, any of them which I have mentioned, so you have a need to focus here. आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ में। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं जहाँ से डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं नियो क्लासिकल एज। नियो क्लासिकल एज बेसिकली एक लेंदी पीरियड है। जैसे रिनेसेंस हम लोगों ने देखा था, उसमें कई सारे एजेस आते थे, वैसे ही इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे स्टेजेस इसकी अलग अलग दी गई हैं, तो उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो नियो क्लासिकल एज है एज अ सम टोटल ऑफ ऑल द स्टेजेस, सभी स्टेजेस को मिला करके ये हमारा 1660 से लेकर के 1789 तक माना जाता है। किसी किसी किताब में आपको 1785 मिल जाएगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये है। तो अब हम इसकी पहले स्टेजेस देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। आप चाहें तो उनको मार्क कर लीजिएगा। नंबर 1 आपका आता है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन एरा ये शुरू होता है आपका 1660 से 1700 तक चलता है। ठीक है, इस रेस्टोरेशन एरा को आप एज ऑफ ड्रैडन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव राइटर होता है इस रेस्टोरेशन एरा का। इसने बहुत सारे वर्क्स लिखे होते हैं, ड्रामा में भी, पोइट्री में भी, पॉलिटिकल सटायर में भी बहुत ज़्यादा इसने काम किया होता है। तो ये पूरा छाया रहता है इस एरा में, इसीलिए रेस्टोरेशन एरा एज ऑफ ड्रैडन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पे पहुँचेंगे हम। नंबर 2 पे तो हम देखेंगे आता है हमारा अगस्टन एज। अगस्टन एज, ठीक है, ये हमारा शुरू होता है 1704 मिल जाएगा आपको कहीं पर, केवल कहीं 1700 मिल जाएगा। 1704 से मान लीजिए 1745 तक। ठीक है, इस एज में एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है। एज ऑफ पोप मतलब अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, आपको याद रखना है। देखो ये जो डेट है ना, 1700 से शुरू हुआ है, 1702 में कहीं मिल जाएगा, 1705 कहीं मिलता है, लेकिन 1704 बेसिकली 1745 कहीं कहीं पर आपको 44 मिल जाएगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं डेट बता रहा हूँ ये एकदम अथोराइज डेट है। ठीक है, तीसरा आपका आता है वो है एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ठीक है, ये हमारा शुरू होता है 1745 से लेकर के 1789 तक। ठीक है, इसे हम एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। ये जॉनसन कौन है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। ठीक है, उनके पीरियड को एज ऑफ जॉनसन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इन पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में इनका वर्चस्व रहा है। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। तो टोटली अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमने नियो क्लासिकल एज को 3 स्टेजेस में बांट दिया है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, पहले ओवरऑल मैं आपको आज नियो क्लासिकल एज के बारे में बताऊंगा, फिर पर्टिकुलर हम लोग शुरू करेंगे रेस्टोरेशन एरा से। ठीक, चलिए यहाँ तक बात क्लियर है आपको? वेरी गुड। अब हम लोग सीधे पहुँचते हैं नियो क्लासिकल एज शुरू क्यों हुआ। तो हम यहाँ मेंशन करने वाले हैं कॉज ऑफ नियो क्लासिकल एज। अब ये नियो क्लासिकल एज आया क्यों था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमसे अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि विच इज़ नॉट वॉज द रीज़न टू स्टार्ट द नियो क्लासिकल एज, कौन सा रीज़न नहीं था जिसके कारण नियो क्लासिकल एज स्टार्ट हुआ, तो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ ये आया क्यों। तो एक एक करके मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप उसको मार्क करेंगे। ठीक है, नंबर 1 हम लोग जो मेनली बात करते हैं
तो उस टाइम का जो एलिजाबेथन रोमांटिसिज्म था, उसके अगेंस्ट में इसको शुरू किया गया। रोमांटिसिज्म की शुरुआत एलिजाबेथ के पीरियड से ही हो जाती है। जब आप देखेंगे 1700, जो विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल वर्ल्ड, आप देखेंगे 1798 में रोमांटिक रिवाइवल स्टार्ट होता है। रोमांटिसिज्म स्टार्ट नहीं होता, रोमांटिसिज्म आपका एलिजाबेथन टाइम से ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एलिजाबेथन रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट में इसको लाया गया। क्यों? क्योंकि भाई बेसिकली रोमांटिसिज्म क्या करता था, ये इमोशंस पर ज़्यादा जोर देता था और इमेजिनेशन पर ज़्यादा जोर देता था। ठीक है। दूसरा क्या था, उस टाइम की जो स्टाइल थी लिखने की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बारोक थी, मतलब बहुत डेकोरेटिव थी। उसके अगेंस्ट में इसको लाया गया। नंबर 3, मेटाफिजिकल पोइट्री जो थी, उसके अगेंस्ट में इसको लाया गया। मेटाफिजिकल, मैंने आपको बताया था कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है। ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्री में आपने देखा उसमें कंसीट बहुत ज़्यादा था, शो ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा था, फार फैच्ड इमेजिनेशन लगा दे रहे थे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा परे ये चीज़ें थीं। तो लोगों ने, मतलब जो उस टाइम के राइटर थे, उन लोगों ने सोचा कि यार आदमी जो है इन सब चीज़ों से बहुत फेडअप हो गया है, क्यों ना एक नया ट्रेंड लाया जाए। तो वहीं से न्यू क्लासिकल एज की शुरुआत होगी। नंबर 4 पे आपका आता है मोरल कंडक्ट ऑफ कोड। मतलब मोरल कंडक्ट ऑफ कोड क्या था, ये प्यूरिटन टाइम में जो प्यूरिटन लोग आए थे, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट कोड लगा दिए थे सोसाइटी में मोरालिटी को लेकर के। इसीलिए उन लोगों ने थिएटर भी वहाँ बंद करवा दिए थे। उनको लगा कि ये थिएटर जो है बेसिकली लाइसेंसनेस के प्रतीक हैं। तो ये जो चीज़ें थी, मोरल कंडक्ट ऑफ कोड जो है ये भी रोल प्ले करता है न्यू क्लासिसिज्म का। और बाकी ये प्यूरिटनिज्म के खिलाफ था ही, प्यूरिटनिज्म के। ठीक है, तो प्यूरिटनिज्म के हो गया। अब ये कुछ जो है वो आप रीजंस देख रहे हैं जिनके कारण जो है आपका न्यू क्लासिकल एज आता है। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बताया, इसमें जो आपके सबसे ज़्यादा ये चीज़ें थी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी कि यहाँ पर जो नेचर की बात की गई थी, वो एज एक्चुअली जो हमारा नेचर उसके बारे में बात की गई थी। लेकिन जैसे आप न्यू क्लासिकल नेचर देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब लव फॉर नेचर, इसमें जो थीम होती है ना रोमांटिसिज्म की, जो थीम लव फॉर नेचर, तो नेचर को एज इट इज नेचर के रूप में देखते थे। ठीक है, तो यहाँ जब जैसे न्यू क्लासिकल आएगा, वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, इनका स्टाइल बहुत ज़्यादा बारोक था, मतलब बहुत डेकोरेटिव टाइप का स्टाइल था। तो इन सब चीज़ों से आदमी जो है काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुका था। तो न्यू क्लासिकल एज है इसके अगेंस्ट में लाया गया। यहाँ तक बात आई होप आपको समझ में आई होगी कि वाई द न्यू क्लासिकल एज वॉज स्टार्टेड। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे, न्यू क्लासिकल एज वॉज स्टार्टेड इन द अपोजिशन ऑफ एलिजाबेथन रोमांटिसिज्म एंड अगेंस्ट द प्यूरिटनिज्म, एंड because of Puritanism brought out a moral conduct of code which was very strict. That's why the people have left those idols of the society and they have started a new trend. Clear बात? चलो, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा न्यू क्लासिकल एज है, न्यू क्लासिकल एज, ये बेसिकली क्या बात करता है, इसमें हम क्या देखते हैं इस एज में, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप इस नाम से देख रहे हैं, नियो और क्लासिकल, तो क्लासिकल एज तो पहले था, एंशिएंट ग्रीक एंड रोम के राइटर्स जो थे, तो क्लासिसिज्म तो पहले से था वहाँ पर। तो अब इन्होंने इसमें नियो जोड़ दिया है, यानी कि जो पुराने ग्रीक और रोम के राइटर होंगे वो भी भाई रिवाइव करेंगे, और इसमें नई नई चीज़ें क्या आती हैं उसको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग कि क्या यहाँ पर मेंशन है। डिटेल में देखेंगे अच्छे से। एक एक करके चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते रहिएगा। देखो, न्यू क्लासिकल एज जैसे ही आता है,
ये पुरानी जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, चाहे लिटरेचर में हो, ठीक है, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे पॉलिटिकल में हो, सब में चेंजेस आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। तो जो न्यू क्लासिकल एज था उसने कहाँ कहाँ फोकस किया वो आपको ध्यान देना, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज में जो लिटरेचर आप देखेंगे जो लिखी जा रही थी उसमें बहुत ज़्यादा फॉपरी दिखाई गई, फॉपरी हो गया, उसमें आपको लाइसेंसुअसनेस देखने को मिलेगा, लाइसेंसुअसनेस, मोरल लैक्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मोरल लैक्सिटी का मतलब समझ रहे हैं कि न्यू क्लासिकल एज में जो भी लिटरेचर अब आपकी आएगी उसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है मोरली कितना डिग्रेडेड हो गया है। डिग्रेडेड मतलब समझ रहे हैं, पतन। जैसे ही रेस्टोरेशन एज आप देखेंगे, चार्ल्स सेकंड जैसे सिंहासन पर आता है तो उसने जो कुछ भी फ्रेंच के एग्जाइल में, जब वो वनवास में होता है फ्रेंच में, तो जो लुइस 14 होता है उसके कोर्ट में, उसके यहाँ जो भी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं या फिर जो चीज़ चल रही होती हैं वो सब चीज़ें ला करके इंग्लैंड में लागू कर देता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइसेंसनेस हो गया था, ठीक है, और मोरल लैक्सिटी बहुत ज़्यादा थी और फोपरी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी, ठीक है। तो लिटरेचर में ये सब चीज़ें शो की गई। ये भी इसी का मोरल लैक्सिटी का ही है, फोपरी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मोरली डिग्रेडेशन, ठीक है। मोरली डिग्रेडेशन इन द सेंस ऑफ कि स्पिरिचुअलिज्म ख़त्म हो गया था। जैसे हम लोग देसी भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, हाँ क्या, हाँ बस वही हाँ भाई, मौज मस्ती का मतलब अब हाँ लाइसेंस में आ गया था, कामुकता जिसको बोलते हैं हिंदी बात हम समझो, वो चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। तो जो आप न्यू क्लासिकल लिटरेचर देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब न्यू क्लासिकल एज जो हमारा आता है वो कहाँ कहाँ फोकस कर रहा है उसमें आप देखेंगे। इसमें चाहे लिटरेचर हो, ठीक है, कैसी सोसाइटी थी उसके बारे में सब हम लोग देखेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो न्यू क्लासिकल एज था, जो उस टाइम का लिटरेचर था, उसमें कंसाइजनेस आ गया था। कंसाइजनेस का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। चीज़ें अब छोटी होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि बहुत भारी भरकम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं पहले जैसे, नहीं, गागर में सागर जैसा ही हिसाब किताब इनका था। और दूसरा देखेंगे करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब होता है, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सब कुछ ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया आपने, अब चीज़ों को सही तरीके से चीज़ों को समझ रहे थे और देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं और पॉइंट करके 1 2 3 4 5 6 नंबर पे यहाँ देखते हैं। अब इनका जो एक आर्टिफिशियल डिक्शन कह सकते हैं, लैंग्वेज कह सकते हैं। आर्टिफिशियल डिक्शन जो है यूज होने लगा था। अब जो पहले की बरोक स्टाइल थी ना लिखने की, वो इन्होंने त्याग दी थी। अब बहुत ही ज़्यादा प्लेन लैंग्वेज में लिखने लगे थे, प्लेन लैंग्वेज। कहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल डिक्शन था इनका, मतलब कि प्लेन लैंग्वेज थी, बहुत ज़्यादा मतलब डेकोरेटिव टाइप का लिखते नहीं थे, ठीक है। और दूसरा ध्यान देंगे यहाँ पर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। अब जो भी ये लिख रहे थे उसके फॉर्म पर, उसके स्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दे रहे थे। पहले इतना लिटरेचर भी डेवलप नहीं था, तो उस तरीके से नहीं करते, धीरे धीरे फॉर्म स्ट्रक्चर पर ध्यान देने लगे। ऑर्डर पर, फॉर्म स्ट्रक्चर ऑर्डर, ठीक है। 9 नंबर पर एक्यूरेसी। ये मैं आपको बता रहा हूँ न्यू क्लासिकल एज जैसे ही आता है ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सी फीचर जो है वो न्यू क्लासिकल एज की नहीं है, क्योंकि न्यू क्लासिकल एज में मैंने 3 पार्ट बता दिए थे। अब उसमें उन्होंने पूछा था ये वाला करेक्टनेस, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन में था। तो ये किसका फीचर है, न्यू क्लासिसिज्म का, ठीक है। जैसे मान आपको दे दिया कि भाई लव फॉर मनी, लव फॉर वेल्थ, लव फॉर पावर, या करेक्टनेस, या फिर मोरल अर्नेस्टनेस, इनमें से कौन सा फीचर जो है वो
न्यू क्लासिकल एज का है, तो ऑब्वियसली करेक्टनेस है। ठीक है, ये आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सब लिटरेचर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम के लिटरेचर में देखने को मिलेंगी। तो आपको एक एक चीज़ ध्यान रखनी है। वहाँ का डिक्शन भी कैसा हो गया था, आर्टिफिशियल डिक्शन, यानी कि प्लेन लैंग्वेज यूज़ करते थे वो लोग, सिंपल, बहुत ज़्यादा बरोक स्टाइल नहीं थी, डेकोरेटिव चीज़ें यूज़ नहीं करते थे। वो फॉर्म पर और स्ट्रक्चर पर ध्यान देते थे, ऑर्डर पर और एक्यूरेसी पर, चीज़ों को कि कितनी एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में एक और सबसे जो है इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर पॉइंट आता है, ऑर्डर और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब हाँ, सही चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। ये एक दिमाग में आया था, एक बहुत ही बढ़िया था जो आपको उस टाइम पर देखने को मिलेगा। चलिए, जैसे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें याद रखने ज़रूरी हैं, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर सीधे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा कि क्या क्या चीज़ें थी जो हमारे न्यू क्लासिकल एज में ट्रेंड कर रही थी। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ 10 नंबर पे मैंने आपको बताना भूल गया था, याद आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। अब ये ध्यान देना, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर का मतलब कि अब जो है नेचर का मतलब वो वाला नेचर नहीं जो प्राकृतिक वाला हम जो देखते हैं, बल्कि नेचर हो गया ह्यूमन नेचर से। जैसे जब हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप को, तो आपने देखा होगा द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। अगर आप आदमी को समझ ले रहे हैं कि वो क्या है, ठीक है, और उसके बारे में आप जान रहे हैं, तो फिर वो नेचर है। तो नेचर का मतलब भी बदल गया था। और यहाँ पर एक आता है रेशनलिज्म। अब चीज़ों को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा था, बात समझ रहे हैं। अब हाँ, आदमी विचार विमर्श करके चीज़ों को एक्सेप्ट करा था, रेशनलिज्म आ गया था। अब आदमी जो है अपना दिमाग लगा रहा था, ऐसा नहीं था कि उनको जो जैसी परोसी हुई चीज़ें दे दी बस उन्होंने वैसे ही अडॉप्ट कर ली। ठीक है, सोसाइटी भी चेंज हो रही थी, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा था वहाँ पर। तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर और ये रेशनलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी हम लिटरेचर में देखेंगे कि भाई स्पेशली जो है लिटरेचर में जितने भी जैनर हैं, क्या क्या जो है उसमें ट्रेंड में परिवर्तन आया, तो उसको भी फटाफट देख लेते हैं। पूरा मैं आपको न्यू क्लासिकल एज का बता रहा हूँ, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एरा का नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ इसी में आ जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे नंबर 1 पर जब लिटरेचर जो लिखा जा रहा था उसमें इमिटेशन होने लगा था। इमिटेशन किसका है, किसका? इमिटेशन ऑफ एंशिएंट, याद रखना, एंशिएंट लैटिन राइटर। देखो मैंने आपको बताया भी कि क्लासिसिज्म तो था पहले से ही, अब इसमें लैटिन राइटर्स आएंगे, आपके ग्रीक रोम के राइटर आएंगे। ठीक है, तो ये तो क्लासिकल होगा। न्यू में क्या था कि जो डिक्शन था इन्होंने बदल दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ड्रामा में क्या परिवर्तन होता है, पोइट्री में मीटर को लेकर के क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो जो नए नई चीज़ों ने, जैसे कि कंसाइजनेस इन्होंने ऐड कर दी थी, करेक्टनेस, एक्यूरेसी, ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ये सब क्या था, सब नया था। बात समझ में आई। कुछ रूल पुराने फॉलो कर रहे थे, कुछ इन्होंने चीज़ें नया ऐड कर दी, वहीं से बन गया आपका न्यू क्लासिसिज्म। तो आपका पहला हो गया कि इमिटेशन ऑफ एंशिएंट लैटिन राइटर। नंबर 2 पर आप देखेंगे इसी में इमिटेशन ऑफ फ्रेंच राइटर। फ्रेंच के राइटर का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप जो देखेंगे, अभी हम देखेंगे रेस्टोरेशन एरा में जब पढ़ेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर, तो कॉमेडी ऑफ मैनर टोटली कहाँ से इन्फ्लुएंस थी, रेस्टोरेशन एरा से। तो वही प्रश्न पूछ लिया गया कि भाई रेस्टोरेशन एरा का जो ड्रामा है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से। तो किससे, फ्रेंच से। डी मोलायर नाम का व्यक्ति है, उसी से इंस्पायर्ड हैं ये लोग। ठीक है, तो ये इमिटेशन आपका फ्रेंच राइटर का हो गया। अब इनके अंदर और क्या कमी आ गई, ओरिजिनलिटी, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। एक एक चीज़ समझना, ठीक, इनके अंदर ओरिजिनलिटी की कमी थी।
अच्छा, ओरिजिनलिटी की कमी का मतलब क्या? कि भाई जैसे जैसे पुरानी चीज़ें रखी थी उनके ही विचार आइडियाज़ लेकर के उनको अपने आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया, तो अपने खुद के तो विचार थे नहीं, क्योंकि क्लासिकल राइटर को ये मॉडल के रूप में फॉलो कर रहे थे। जैसे लैटिन आर्ट इसमें नहीं आपके होरक वगैरह हो गए। जैसे आप जब सैमुअल जॉनसन के देखेंगे तो उनके जुवेनाइल को इन्होंने फॉलो किया है। अब ये आप देखेंगे अलेक्जेंडर पोप को, तो उन्होंने होमर के इलियड को, एनीड को ट्रांसलेट किया उन्होंने, तो सब वही चीज़ देखेंगे। और जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप को, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि डायरेक्ट जो है उन्होंने लाइन भी वहाँ पर बोली है। नंबर 4 पे क्या है? अधेरेंस टू द सेट रूल। अब इसमें जो रूल्स पहले से सेट हो गए क्लासिकल राइटर के, उन्हीं को ये फॉलो कर रहे थे। न्यू क्लासिकल लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं उस टाइम का, ठीक है। फिर आपको जनरल की तरफ बताएंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि भाई ये जो है रूल फॉलो कर रहे थे, ओरिजिनलिटी कमी हो गई थी, फ्रेंच राइटर को और लैटिन राइटर को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें 5 नंबर पर अगर हम ये बोला जाए तो भाई इस टाइम पर पॉलिटिकल सटायर, ठीक है। 6 नंबर पर पर्सनल सटायर, पॉलिटिकल सटायर और पर्सनल सटायर, ये भी लिखे जा रहे थे। सटायर काफ़ी ज़्यादा फेमस था इस टाइम पर, ये भी एक फीचर है। याद रखना लिटरेचर में आप क्या देख रहे हैं, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उसको एक एक करके आप नोट भी करते रहिए, अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यही दिक्कत है इसमें। चलिए, अब इसमें हम लोग आगे मेंशन करेंगे। मैंने आपको बताया पॉलिटिकल सटायर था, पर्सनल सटायर भी था, ठीक है। लिटरेचर, अब इसमें हम लोग ड्रामा देखते हैं, फिर एक एक करके और इसको, अरे भाई, इनहेंस करेंगे उसको। ड्रामा में पहले एक एक करके देखेंगे ड्रामा। अब जो उस टाइम का वहाँ पर ड्रामा था, ड्रामा में 2 ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। नंबर 1 था हीरोइक ड्रामा कह सकते हैं, या ट्रेजेडी, ठीक है, सीधे लिख रहे हैं, ट्रेजेडी काफ़ी ज़्यादा थी, या फिर चाहे आप हीरोइक ड्रामा उसको समझ लीजिए। हीरोइक ड्रामा काफ़ी ज़्यादा लिखा जा रहा था। दूसरा कॉमेडी ऑफ मैनर भी आ गया था, ठीक है ना। ये आपका है ड्रामा में। फिर आप यहाँ पर देख लें, यहाँ लिख दे रहा हूँ। पोइट्री में आप क्या देखेंगे? तो पोइट्री में आप देखेंगे नंबर 1 पर सटायर यूज होने लगे थे, ठीक है। फिर इसमें आप देखेंगे हीरोइक कपलेट काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे थे। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये प्रश्न बना दिया जाए कि सबसे ज़्यादा हीरोइक कपलेट का यूज किस एरा में होता है, तो अब अगर मान लो, मेरी बात समझना, ऐसे दिया होगा, अगर पूरा एरा पूछ रहा है तो आपको मान लो दोनों तरीका बता दे रहा हूँ मैं अभी आपको। एलिजाबेथ ने दे दिया, ठीक है, रोमांटिक एज दे दिया, न्यू क्लासिकल एज दे दिया, ठीक है, और मान लीजिए आपको मॉडर्न एज दे दिया, तब तो हम आंसर लगाएंगे न्यू क्लासिकल एज। अब अगर ये ना हो और रेस्टोरेशन एरा अगर लिखा हो, स्पेसिफिक न्यू क्लासिकल ना हो, तो न्यू क्लासिकल एज में जो रेस्टोरेशन एरा आता है उसको हम मार्क करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको जानना ज़रूरी है, इसलिए हमने कहा बता दें आपको, क्योंकि पूरा का पूरा हम न्यू क्लासिकल
कवर कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें सटायर था, हीरो कपलेट बहुत ज़्यादा थे, और कहीं पर डोगरेल आप देखेंगे, डोगरेल भी एक तरीके का सटायर ही है, तो वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसको हमको पता ही है कि भाई एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला जाता है, पूरा न्यू क्लासिकल एज, ठीक है, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। और बाकी तो आपको पता है 18th सेंचुरी जो है उसे हम क्या कहते हैं, 18th सेंचुरी द सेंचुरी ऑफ प्रोज एंड रीजन, ये मैथ्यू आर्नोल्ड जी ने कहा। अब 18th सेंचुरी का भी इसमें भाग जो है न्यू क्लासिकल एज में ही आ जाता है, तो इसमें प्रोज भी लिखी जा रही थी। प्रोज में हमारे ड्रैडन महोदय जी भी हैं। ड्रैडन महोदय का आपने नाम सुना होगा, उनके वर्क का एन एस ऑन ड्रामेटिक पोजी, ठीक है। और दूसरे हैं जॉन लॉक, हाँ, एन अंडरस्टैंडिंग करके उन्होंने वर्क लिखा है, जिसमें इन्होंने टेबुला रसा नाम का टर्म दिया है, इसी टाइम के हैं वो। तो प्रोज भी काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, नोबेल जो है, नोबेल भी यही शुरुआत हो गई थी। डैनियल डोफ का नाम सुना होगा आपने, डैनियल डोफ है ना, उनका कौन सा वर्क है, रॉबिन्सन क्रूसो, उसको मॉडल माना जाता है। और बाकी इसी टाइम पर आप देखेंगे प्रोज में तो एसेज मैंने बता दिया, एसेज लिखे जा रहे थे ऐसे। दूसरा आप देखेंगे पीरियोडिकल्स, यानी कि पीरियोडिकल्स भी आ गए थे। पीरियोडिकल्स मतलब समझ रहे हैं, अरे जो जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, सैमुअल जॉनसन, जैसे कि द स्पेक्टेटर हो गया ना, द टाटलर हो गया, द आइडलर हो गया, द रैमलर हो गया, ये पीरियोडिकल एसेज भी इसी टाइम पर लिखे जा रहे थे। हाँ, वो मैं पूरा न्यू क्लासिकल एज अभी कवर कर रहा हूँ आपका, फिर एक एरा वाइज पढ़ेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें को प्रोज में भी हमने देखा, और फिक्शन में मैंने आपको नॉवल बता ही दिया था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उस टाइम पर हमें देखने को मिलती हैं। अब सीधे पहुँचेंगे रेस्टोरेशन एरा में, फटाफट देखते हैं रेस्टोरेशन एरा। ये पहला हमारा न्यू क्लासिकल एज का है, इसको हम समझेंगे। ये शुरू होता है 1660 से लेकर के 1700 तक। अब यहाँ ध्यान देना, पहले तो एक चीज़ ये कि ये रेस्टोरेशन नाम क्यों आया, भाई रेस्टोरेशन नाम क्यों दिया गया, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रिस्टोर होती हैं ध्यान देना। नंबर 1 पर हम देखेंगे मोनार्की रिस्टोर्ड हुई थी। नंबर 2, नोबेल्स फिर से आ गए थे। नोबेल का मतलब उच्चकुलीन वर्ग बढ़ने लगा था, ठीक है। नंबर नोबेल 1 में लिख देते हैं हम, अलग अलग नहीं लिखेंगे। नोबेल्स हो गए आपके, पीजेंट्री, ठीक है, एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च, ये सब जो है फिर से एक बार रिस्टोर हो रहे थे, ठीक है। और जो चार्ल्स फर्स्ट अपने साथ कुछ चीज़ों को लेकर गया था सोसाइटी में, वो भी चीज़ें धीरे धीरे आ रही थी, क्योंकि चार्ल्स सेकंड क्या है, तो इसका भाई जो चला गया था, फ्रांस भाग गया था। तो मोनार्की में आपका कौन आता है सिंहासन पर, चार्ल्स सेकंड आता है। किसका, हाँ लड़का है, हाँ लड़का है, ठीक है, ये लड़का है चार्ल्स फर्स्ट जो है का लड़का है चार्ल्स सेकंड। ये आता है, इंग्लैंड की गद्दी पर बैठता है। और इससे पहले कहाँ होता है, तो किंग लुइस, फोर्टीन में, हाँ, किंग लुइस जो होता है 14, ठीक है। उसके 16 तो आते हैं आपके मालूम कब, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है तब। इसका भाई होता है, तो उसके शासन काल में वो वहीं पर होता है। तो इसके कोर्ट में जितनी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, ये सब चीज़ें लेकर के अपने साथ में आता है। तो इसमें इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जो लाइसेंस है, पोपरी है, मॉरल लैक्सिटी है, वो सब चीज़ें इसके गद्दे पर आने से समाज में प्रिवेल्ड हो जाती हैं। अब जो रेस्टोरेशन एरा का लिटरेचर होता है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। मतलब अब जितना जो कुछ समाज में दिख रहा है उसी पर ध्यान दिया जाता है, इमेजिनेशन, इमोशंस, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कि भाई क्यों इसका नाम रेस्टोरेशन एरा कहा गया, इतनी चीज़ें फिर से वहाँ पर आ जाती हैं। अच्छा ये देखो, जो नोबेल हैं, नोबेल ये एरिस्टोक्रेटिक पीपल होते हैं, हाई क्लास के लोग होते हैं।
अभी हाई क्लास के लोग काफ़ी ज़्यादा जो हैं इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइसेंसनेस देखने को मिलती है इनकी एक्टिविटीज़ में, और इसीलिए कॉमेडी ऑफ मैनर जो है वो केवल हाई क्लास या हाई सोसाइटी के जो लोग हैं उनके ऊपर व्यंग मारने के लिए लिखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ फिर से वहाँ पर मूव कर जाती है। अब रेस्टोरेशन एरा के हम लोग जो हैं कुछ खास चीज़ें देखेंगे कि रेस्टोरेशन एरा में क्या होता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है उसकी एक चीज़ आप समझ लो कि भाई न्यू क्लासिकल एज का ही एक पार्ट है रेस्टोरेशन एरा। तो न्यू क्लासिकल एज क्यों स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था इतनी चीज़ें। उनमें से एक चीज़ आप और समझ लो, एक नाम सुना होगा आपने रॉयल सोसाइटी का। ठीक है, ये बेसिकली 1660 में ही आ जाती है। ठीक है, तो इसके जो सपोर्टर्स होते हैं वो लोगों को जागरूक करने लगते हैं, पुरानी चीज़ों से उन्हें डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस रॉयल सोसाइटी का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है न्यू क्लासिकल एज को लाने में। और इसने साइंटिफिक टेम्परामेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया होता है, मतलब साइंटिफिक एप्टीट्यूड लोगों के अंदर आ जाएं। ठीक है, लोग थोड़ा सा रेशनल वे में सोचने लगें, हाँ साइंस की तरफ आगे मूव कर जाएं, तो इसने काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान दिया था। तो एक तो रॉयल सोसाइटी आपकी हो गई इस टाइम की, ठीक है, और इस टाइम पर आपके चार्ल्स सेकंड आ ही जाते हैं इंग्लैंड में। दूसरा आपको ध्यान देना है ग्रेट प्लग, ये आती है आपके 1665 ईस्वी में। और एक चीज़ बताओ, अच्छा हाँ, जो आपने देखा था कि 1642 ईस्वी में आपके थिएटर जो है वो क्लोज हो गए थे, कब रीओपन होते हैं? वेरी गुड। इसमें आपको ध्यान देना कि भाई थिएटर्स फिर से क्या होते हैं, आपके रीओपन हो जाते हैं। थिएटर जो है, थिएटर रीओपन कब होते हैं? 1660 में हो जाते हैं। अब ग्रेट प्लग के बाद में इसमें बहुत ज़्यादा लोग मरे होते हैं, करीब 60-70 हज़ार लोग मर गए होते हैं इस ग्रेट प्लग से। तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोग, समाज पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उस टाइम तक कुछ जो है प्लेज वगैरह भी नहीं लिख पाते हैं, तो उस टाइम के जो राइटर होते हैं वो प्रोज की तरफ या पोइट्री की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा परफॉर्म ही नहीं हो पा रहे हैं। अब चौथा जो आपका है वो है आपका ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ग्रेट फायर ऑफ लंदन ये आपका आता है 1666। ये पहले है 65 में ये ग्रेट प्लग, और फिर ये 66 में है आपका। ठीक है ना, ये इंसिडेंट आपकी समझ लो रेस्टोरेशन एरा में ही होती हैं। अब इसमें आपका एक 5 नंबर पे आता है, आपने नाम सुना होगा 5 नंबर में, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, 1688 में होती है। ठीक है, और 1688 में कब होती है? जब आपको पता है क्या कि जेम्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड का भाई होता है ये। ठीक है, इसका भाई होता है, नाम बदल करके जेम्स सेकंड करके ये गद्दी पर बैठता है, जेम्स सेकंड। ठीक है, कब बैठता है ये? 1600, अरे भाई ये मोटा सा चला लगता है, 1685 में। ठीक है, अच्छा 1685 में ये गद्दी पे बैठता है, जब चार्ल्स सेकंड की हो जाती है डेथ। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है, ये इसको जानना जरूरी है। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये जो होता है जेम्स, ठीक है, सेकंड, ये कैथोलिक होता है। थोड़ा समझते रहना है हिस्ट्री में, कैथोलिक होता है ये। ठीक, कैथोलिक होता है। इसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है मैरी। ठीक है, और ये जो होती है बेसिकली प्रोटेस्टेंट होती है बाय रिलीजन। अब इंग्लैंड वाले लोग चाह रहे होते हैं, अच्छा जेम्स का एक लड़का भी होता है, तो वो ये चाह रहा होता है इंग्लैंड के लोग कि यार अगर ये जेम्स आ जाएगा, जेम्स का लड़का आ जाएगा, तो फिर तो ये कैथोलिक चलता रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, मैरी को सपोर्ट करते हैं कि प्रोटेस्टेंट रिलीजन आना चाहिए, मैरी को सपोर्ट करते हैं। तो इसका हस्बैंड होता है, उसका नाम होता है विलियम, हाँ विलियम थर्ड कह लीजिए, विलियम द ऑरेंज, बात एक ही है।
ठीक है, ये लोग इसे बुलाते हैं इंग्लैंड में। और क्या करते हैं, ये जैसे ही विलियम द ऑरेंज आता है और जेम्स सेकंड को पता लगता है, जेम्स सेकंड जो है गद्दी छोड़ करके बिना कुछ कहे, बिना कोई लड़ाई दंगा, ये फ्रांस भाग जाता है। और इसीलिए इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन या फिर ब्लड लेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये कहा जाता है। अच्छा, जेम्स के बारे में और समझ लो, ये स्टुअर्ट फैमिली से होता है, स्टुअर्ट डायनेस्टी से होता है। बात समझते रहे ना? नहीं, मतलब राजाओं का उनका नाम था जिसे पहले चला आ रहा है, उनकी फैमिली, जैसे हम लोगों का परिवार रहता है, जैसे राजपूताना परिवार से, ऐसे परिवार से, तो स्टुअर्ट डायनेस्टी से था ये। तो प्रश्न कभी बना दिया, जेम्स सेकंड किस डायनेस्टी से था? स्टुअर्ट। इसके बाद क्वीन एन, क्वीन एन जो आप देखेंगे आगे, क्वीन एन 1702 में से लेकर के 14 तक ये गद्दी पर रहेंगी, जब आपका अगस्टन एज आएगा। बात समझ रहे हैं? ये जो एन है, ये स्टुअर्ट डायनेस्टी की लास्ट हायर होती हैं, ठीक है। तो प्रश्न कभी बना लीजिए कि हु इज़ द लास्ट हायर ऑफ स्टुअर्ट फैमिली, तो क्वीन एन हो जाएंगी, ठीक। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, हालांकि ये अगस्टन एज का है। तो हमको एक चीज़ यहाँ समझ में आ गई, ये इंसिडेंट हम लोगों ने देख जो होती हैं हमारे किसमें, रेस्टोरेशन एरा में, ठीक है। और रेस्टोरेशन एरा में आपको ध्यान देना है कि भाई इस टाइम का लिटरेचर मैं फिर से आपको एक बार दोहरा दे रहा हूँ, बता तो चुका हूँ मैं न्यू क्लासिकल एज में ही, फिर से समझ लो। लिटरेचर ऑफ द एरा, ठीक है। ये रेस्टोरेशन एरा पढ़ रहे हैं आप, उसका लिटरेचर कैसा था? तो इसके लिटरेचर में मैंने आपको बताया कि ड्रामा में दो ट्रेंड आ गए थे। पहला क्या था? हीरोइक ड्रामा, ठीक है, और दूसरा था कॉमेडी ऑफ मैनर। अभी ये मैनर का मतलब हाई क्लास सोसाइटी से संबंधित है। जब हम लोग बच्चा प्राइम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में भी देखेंगे कि भाई हाई क्लास सोसाइटी के ऊपर ये लिखा जा रहा था, किस तरीके से वो तौर तरीके जो कर रहे थे उसको ऑब्जर्व करके लोग सटायर तरीके से इसको कंपोज किया जा रहा था। कि भाई सटायर का मतलब क्या होता है? सटायर का मतलब ये नहीं होता कि किसी की जो है बुराई करो, बल्कि जो उनकी प्रैक्टिस फॉलीज हैं उनको इस तरीके से बताना, उन्हें समझाना है ताकि वो इम्प्रोवाइज हो सकें, इम्प्रूव हो सकें, हाँ, सुधार सकें। इसलिए तो अब हीरोइक ड्रामा में सबसे बड़े आपके कौन से राइटर आते हैं? कौन से आते हैं? ड्रैडन महोदय, इनसे बड़ा कौन है? ड्रैडन महोदय हो गए। ड्रैडन महोदय ने क्या लिखा है? जैसे लव फॉर लव, ठीक है, इनका ट्रेजेडी लव फॉर लव काफ़ी ज़्यादा फेमस, एंटोनियन क्लोपाट्रा पर बेस्ड है नहीं। बाकी कॉमेडी ऑफ मैनर में आपके सबसे बड़े जो राइटर हैं वो विलियम, इनका वर्क बताओ कौन सा है? द वे ऑफ द वर्ल्ड। और बताओ? द बैचलर भी इन्हीं का है, ठीक है। और इनके साथ और इनके हैं विलियम, वेचरली, कौन सा? हाँ, द कंट्री वाइफ। हम तो समझ नहीं पा रहे क्या बता रहे हो, तेज बोला करो। द कंट्री वाइफ, ठीक है। और बाकी इसमें देखो जॉन बेनवर्ग हैं, देखिए जॉन बेनवर्ग है, प्रोवोक्ड हस्बैंड, ये वर्क जो हैं आपके कॉमेडी ऑफ मैनर के हैं। तो विलियम कॉन्ग्री बेसिकली लीड रोल प्ले करते हैं, इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। हीरोइक ड्रामा में ये आपके भाई जॉर्ज इथरेज भी आ जाएंगे, जॉर्ज फ्रैक्योर भी हैं आपके हीरोइक ड्रामा में, हाँ, अफ्राबैंग में ओरनोको जो उन्होंने लिखा है, ओरनोको उनका वर्क है। तो जब आप पढ़ेंगे तो उनको डिटेल में पढ़िएगा, नेट के लायक हैं, ठीक। क्या? प्रोज नहीं, प्रोज क्या मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं।
हाँ हाँ, हम तो क्या बता रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। कॉमेडी ऑफ मैनर। चलो, और बाकी अब बात करते हैं यहाँ पर हम पोएट्री में। पोएट्री में क्या था भाई साहब? सटायर। पोएट्री में क्या था आपका? सटायर था। सटायर में आपके दो प्रकार के सटायर स्पेशली लिखे जा रहे थे। नंबर 1 पर मैंने आपको बताया था अभी, पॉलिटिकल सटायर। बताओ जॉन ड्रेडन कैसा वर्क जो पॉलिटिकल सटायर हो? पॉलिटिकल सटायर था। दूसरा पर्सनल सटायर था। तीसरा रिलीजियस सटायर था। चलो बताओ पॉलिटिकल सटायर क्या था? एब्सोलम एंड एक्टोफल, और ये एक द मेडल, दो इनके थे। ठीक है, क्या मैंने बताया पॉलिटिकल सटायर में? एब्सोलम एंड एक्टोफल और द मेडल, थॉमस सैडवेल के ऊपर है। जब आपने अगर जॉन ड्रेडन को पढ़ा होगा या जो लोग पढ़ रहे हैं तो थॉमस सैडवेल के ऊपर है ये। ठीक, बाकी इसमें आपका जो है पर्सनल सटायर में मैकनोफ्लो। क्या हुआ? मैकनोफ्लो। ठीक, ये आपका एक पर्सनल सटायर हो गया। और रिलीजियस में था द हिंड एंड पैंथर। ये सब ड्रेडन के हैं, द हिंड एंड पैंथर। ठीक, ये सटायर आपके उस टाइम पर लिखे जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा सटायर जो है आपके वहाँ पर लिखे जा रहे थे, और बाकी हीरोइक कपलेट में लिखे जा रहे थे मोस्टली। यहाँ पर हीरोइक कपलेट काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसमें आप देखेंगे आगे भी जाता रहेगा, अलेक्जेंडर पोप भी जितना सारे वर्क लिखते हैं वो हीरोइक कपलेट में ही होते हैं। ठीक है, चलिए बाकी प्रोज में मैंने आपको बताया था भाई, प्रोज में आपका कौन है? प्रोज में आपके भाई जॉन लॉक आते हैं, और हाँ सैमुअल बटलर भी हैं, जिन्होंने ह्यूडिब्रास वर्क उनका है, सैमुअल बटलर का। तो यहाँ प्रोज देख लेते हैं हम लोग हैं। पिलग्रिमेज प्रोग्रेस भी लिखा है, वो आगे देखेंगे। हाँ, किसका नाम बताएं? हाँ, पिलग्रिम प्रोग्रेस, हाँ हाँ ठीक। प्रोज में आपका है जॉन ड्रेडन। ड्रेडन इनका है ऐसे ऑटोमेटिक पोजी हो गया। बाकी आपका सैमुअल बटलर देख लो, इनका ह्यूडिब्रास हो गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, ह्यूडिब्रास से एक ह्यूडिब्रास्टिक वर्स आपने नाम सुना होगा। ह्यूडिब्रास से बना ह्यूडिब्रास्टिक वर्स। तो ह्यूडिब्रास्टिक वर्स क्या था? ये नहीं पता तो बताइएगा। ह्यूडिब्रास्टिक वर्स, ठीक है, याद रखना है। बाकी आपके जो हैं जॉन बनियान, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है इनका एक रिलीजियस वर्क है। प्रोग्रेस, वैसे ही हम आपको बस वर्क बता दे रहे हैं। ये प्रोज इस समय पर लिखा जा रहा था जॉन लॉक का, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए ह्यूमन माइंड करके वर्क इनका आता है जॉन लॉक का। तो जॉन लॉक भी आप पढ़ना अपना पढ़ लीजिएगा ये। और प्रोज में आपके जो है भाई इस टाइम पर जो है मेमोयर, बायोग्राफीज भी लिखी जाने लगी थी। ठीक है, मेमोयर भी थे। मेमोयर जानते हैं क्या होता है? क्या याद है? हाँ हाँ, तब ठीक है, मेमोयर भी लिखे जा रहे थे। ठीक, अच्छा इस टाइम पर आप देखेंगे, इसी टाइम पर आपने नाम सुना होगा कॉफ़ी हाउस। ये भी आप याद रखो, कॉफ़ी हाउस फेमस थे। चॉकलेट हाउस,
ये सब चॉकलेट हाउस भी फेमस थे। और सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी, लोग जागरूक होने लगे थे, रेशनल होने लगे थे। अब लाइब्रेरीज आपको हर जगह मिल जा रही थी। सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी, चलती फिरती लाइब्रेरी, ठीक। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेमस थी। बड़े लोगों को चोचले थे, अमीर ज़्यादा लोग आ गए थे भाई, तो अपने खा रहे थे, पी रहे थे, मौज कर रहे थे। तो ये चीज़ भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और क्या, चलिए ये हो गया। बाकी डैनियल डॉफ, आपका नॉवेल मैंने बताया, नॉवेल में आपका क्या था? डैनियल डॉफ का कौन सा वर्क बताया मैंने? रॉबिन्सन, हाँ, क्रूसो। वो भी आपको इसी टाइम पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका प्रोज हो गया, ड्रामा मैंने बता दिया, नॉवेल में मैंने आपका रॉबिन्सन क्रूसो बता दिया। ये था उस टाइम का लिटरेचर में जो डेवलप हुआ। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी थी लिटरेचर की, वो हीरोइक ड्रामा था और कॉमेडी ऑफ मैनर। ये दो सबसे बड़े अहम काम थे रेस्टोरेशन एरा के, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा सबसे काम किया था, सटायर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा था, सबसे ज़्यादा सटायर। और फिर हीरोइक कपलेट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट इसमें 3-4 थी आपकी। वो एक तो रॉयल सोसाइटी आ गई थी 1660 में, फिर थिएटर भी ओपन हो गए थे 1660 में, फिर 1665 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन हो गया था आपका, फिर ग्रेट प्लेग हुआ था 1665 में, और 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन हो गया था। फिर 1688 ईस्वी में आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन या फिर ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ था। और इसी टाइम पर जेम्स सेकेंड भी आ जाते हैं। तो प्रश्न अगर ये बना दिया जाए कि भाई ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है बेसिकली किसके शासनकाल में हुई थी, तो क्या बताएं? जेम्स सेकेंड के शासनकाल में हुई थी। चलिए अच्छा, अब मैं एक आपको कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। बाकी जितना यहाँ पर था रेस्टोरेशन एरा के बारे में वो मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा जिसके आंसर्स आपको देने रहेंगे, ठीक है। आप बताइए, विच इज़ नॉट अ फीचर, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल एज, क्लासिकल एज, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। नंबर 1 करेक्टनेस, नंबर बी एक्यूरेसी, नंबर सी स्ट्रेस ऑन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, नंबर डी स्ट्रेस ऑन डेकोरेटिव लैंग्वेज। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि भाई न्यू क्लासिकल एज में करेक्टनेस पर फोकस किया जा रहा था, दूसरा एक्यूरेसी फोकस किया जा रहा था, तीसरा ये लोग फोकस कर रहे थे फॉर्म और स्ट्रक्चर को लेकर के, चौथा ये लोग फोकस कर रहे थे डेकोरेटिव लैंग्वेज को लेकर के। यहाँ ये लगा दो। अच्छा, अभी क्या बताया था, इतने सब फीचर लिखवाए हमने। देखो ये जो है यहाँ पर डेकोरेटिव लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज थी, डिक्शन था, उसमें प्लेन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। बरॉक जो बहुत डेकोरेटिव लैंग्वेज थी, एलिजाबेथन रेनेसेंस टाइम की, क्योंकि उस टाइम पर पेंटर्स थे ना, काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव लैंग्वेज लिखते थे, तो उसको इन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था। बात समझिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। यही चीज़ें प्रश्न पेपर में पूछी जाती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है ना, बात करते करते आदमी लिखता है, तो उससे क्या होता है, माइंड उसका वहाँ रहता है, वो क्या लिख रहा है उसे दिखता नहीं कि क्या लिख रहा है वो। अगला चलिए बताते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो इसको। कौन सा आंसर सही नहीं है, ठीक है। हीरोइक कपलेट्स वर इन फैशन
नंबर बी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स was in practice नंबर सी। और इसमें एक पूरा न्यू क्लासिकल एज में एक चीज़ और समझ लो, सेंटिमेंटल कॉमेडी, ये वहाँ पर छूट गया था, सेंटिमेंटल कॉमेडी वाज इन प्रैक्टिस, ठीक है। और डी है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वाज इन प्रैक्टिस। चलो भाई आंसर चूज करो। क्यों? हाँ वेरी गुड, ये एलिजाबेथन एज का ट्रेंड था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये वेन जॉनसन महोदय की देन है। बाकी देखो चाहे सेंटिमेंटल कॉमेडी हो, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी हो, ये सब न्यू क्लासिकल एज में आएंगे, क्योंकि हम लोग अभी जब जैसे आगे बढ़ेंगे सेंटिमेंटल कॉमेडी में आपके ये रिचर्ड स्टील महोदय जी आएंगे, टेंडर हस्बैंड वगैरह इन्होंने लिखा है। बाकी एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी में जैसे हम बढ़ेंगे ओलिवर गोल्ड स्मिथ को देखेंगे, सी स्टूप टू कनकर, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी की शुरुआत वहाँ पर होती है। तो ये कॉमेडी सब आपकी न्यू क्लासिकल एजेस में ही आती हैं। ये दो चीज़ें वहाँ पर माइंड से स्लिप कर गई थी, तो मैंने आपका प्रैक्टिस करा दी, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लो, फिर मैं ओवर करूँगा आज का सेशन, ठीक है। विच स्टेटमेंट is true about restoration era, ठीक है। रेस्टोरेशन एरा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, they used to imitate फ्रेंच राइटर्स, ठीक है। पहला हो गया ऑप्शन आपके सामने। दूसरा ऑप्शन है कल्चर ऑफ दिस टाइम was highly influenced by French Number 3, glorious revolution occurred during the reign of मैरी। चौथा ऑप्शन है द राइटर्स ऑफ दिस एज adhere the writer of the age adhere to the classical राइटर। चलो भाई चूज़ करो, रुक जाओ एक, अब मैं आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ये आप देख लो, ए ऑप्शन में 1 2 3 सही है, ठीक है। बी में है 1 2 4 सही है, सी में 1 2 3 4 सही है, डी में 1 2 नहीं, हाँ चलो डी वाला ऑप्शन आपका है, इसमें है 2 4 सही है। चलो बताओ।
मैंने पूछा है, ये वाला आपका सही 1 2 4 है। आप बताओ, दिमाग लगाओ। ये वाले 1 2 3 चित। चौथे वाले में गलत क्या है कि अध्ययन नहीं करते थे, क्लासिकल राइटर को तो फॉलो करते थे। जॉन ड्रेडन महोदय ने तो फेबल्स लिख दिया, उसमें कितने जो है राइटर हैं, ओविड वगैरह सब लोग हैं। इनका जो वर्क है फेबल, प्रीफेस टू द फेबल। भैया जेम्स सेकेंड थे तो मैरी भी थी वहाँ पर, बात समझ में आई। मैरी उसकी बहन जो थी, ये सब उसी टाइम के थे। इसके जाने के बाद में, चार्ल्स सेकंड जाने के बाद में मैरी और उसका भाई तो बैठ के शासन करते हैं। तो हाँ, इसीलिए तो मैंने ऐसा बनाया। इसके 1 2 3 4 सारे आंसर सही हैं, क्योंकि जेम्स सेकंड और उसकी बहन सभी लोग मिलके करते थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, लगता है कि इन्फॉर्मेशन अप टू डेट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।